नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजपूत जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से राजपूत वंश हुए हैं। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों की चर्चा कर लेते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन भी कर लेना है कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ कहलाता था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते थे या कौन कौन से परिक्षेत्र शामिल हुआ करते थे। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ व उनके आसपास का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। जो अबुल फजल थे, अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने बताया कि जो गुहिल वंशी थे वो ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित थे। कर्नल जेम्स टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है कि जो वल्लभी के शासक थे उनसे संबंधित है। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा जो थे वो इनको ब्राह्मण बताते हैं गुहिलों को। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपने शासन को स्थापित किया था। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा रावल था, जिसे बप्पा के नाम से जाना जाता था। हम चर्चा कर लेते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल का जो कार्यकाल था वो था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के आसपास। पेन का फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। राज परिस्थिति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कि बप्पा रावल द्वारा किस शासक को परास्त किया गया चित्तौड़गढ़ में। तो मान मोरी को परास्त किया गया, 734 में परास्त किया गया। और कई बार ये प्रश्न भी पुटअप हो जाता है कि चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में किया। और इसका वर्णन जो मिलता है वो राज परिस्थिति में मिलता है। बप्पा की राजधानी नागदा थी, यानी बप्पा की जो राजधानी थी, मेवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी वो नागदा हुआ करती थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता, जो गुहिल वंश के कुल देवता थे वो एक लिंग जी थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था।
बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो चित्तौड़ के शासक मानमोरी थे, यहाँ सेवा का कार्य बप्पा रावल किया करते थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार CV वैद्य उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि CV वैद्य के अनुसार बप्पा रावल की तुलना किससे की जाती है, तो बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की जाती है, जो कि फ्रांसीसी सेनापति थे और उन्होंने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। गोहिल वंश के एक और प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह की भी चर्चा कर लेते हैं। जैत्र सिंह का जो कार्यकाल रहा वो 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी रहा। गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। आपको पता है कि 734 में बप्पा रावल ने चित्तौड़ को मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बप्पा रावल की जो राजधानी हुआ करती थी वो नागदा हुआ करती थी और चित्तौड़गढ़ को उन्होंने राजधानी नहीं बनाया था। लेकिन जैत्र सिंह ने परमारों को हराकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। ये जो 3-4 लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इनसे RPSC और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनमें सभी में इन क्वेश्चनों को पुटअप लगभग किया जाता है कि जो जैत्र सिंह थे उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त किया था 1227 में और उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। और भूताला का युद्ध था, उस भूताला युद्ध का जो वर्णन है वो एक साहित्यकार हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं जयसिंह सूरी, और उनका जो ग्रंथ है हमीर मदमर्दन। और यहाँ हमीर जो शब्द का उपयोग किया गया है वो सुल्तान इल्तुतमिश के लिए किया गया है। ये विशेष रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ये पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि इस ग्रंथ में जो हमीर मदमर्दन के नाम से जो ग्रंथ लिखा गया उसमें हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। यानी एक बलवान और सबसे प्रतापी शासक गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह को माना है और उनकी प्रशंसा की है। एक और गोहिल वंश के प्रतापी शासक हुए जिनकी चर्चा कर लेते हैं और इनसे लगभग क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। रतन सिंह। ये इनका जो कार्यकाल था वो 1302 से 1303 ईस्वी का था। रावल रतन सिंह
1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में एक इतिहासकार हुए मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। उसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको मान्यता प्रदान करते हैं। ये इस मत के समर्थक हैं कि हाँ, रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये 1303 वाला जो चित्तौड़ का आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान, ये चित्तौड़गढ़ का पहला साहकाबी माना जाता है, क्योंकि इसमें रतन सिंह, उनके सेनापति गोरा और बादल ने केसरिया किया था और रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह, इसमें इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया गया, उस दौरान उसके समकालीन इतिहासकार थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था खजाइन उल फुतूह। और इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में इस युद्ध का, इस आक्रमण का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन कई बार पुट अप किया जाता है, इसको फिर से देख लेते हैं हम कि जो 1303 के अलाउद्दीन आक्रमण के पश्चात, यानी अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे विजित कर लिया, उस दौरान उसने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था खिजराबाद। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये नज़र आ रहा है कि रावल जो रतन सिंह थे, वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, अंतिम राजा थे। जो गोहिल वंश की रावल शाखा थी, चित्तौड़गढ़ में जो शासन करती थी, वो अंतिम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था खिज्र खां, उन्हीं के नाम पर खिजराबाद नाम चित्तौड़गढ़ का रखा गया था। अगले जो शासक हुए, जिन्होंने सिसोदिया ठिकाने के जो जमींदार थे अमीर, खिज्र खां, या कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करके खिज्र खां को सौंप कर चले गए थे, उस दौरान कुछ वर्षों पश्चात राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इसे विजित करके अपने अधिकार क्षेत्र में रख लिया। हम राणा हमीर की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जो महान प्रतापी शासक हुए उनकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इस बुक से संबंधित
जितनी भी वीडियो बनेंगी उसका विश्लेषण जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए इस यूट्यूब चैनल के साथ संपर्क बनाए रखें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।